किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। किसान भाइयों, सबसे पहले नज़र कुछ सुर्खियों पर। महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आलू और प्याज को स्टॉक होल्डिंग की सीमा के दायरे में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद अब राज्य सरकारें आलू और प्याज के लिए स्टॉक होल्डिंग की सीमा तय कर जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर पाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक राशन दुकानों के तहत आम जनता के बीच बांटने के लिए आवंटित किया गया 50 लाख टन अतिरिक्त चावल। सूखे से खरीफ सीजन की बुआई प्रभावित होने और पुराना स्टॉक खत्म होने से प्याज की किल्लत बढ़ गई है। सरकार ने सप्ताह भर के भीतर प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP दूसरी बार बढ़ाया है। अब ये MEP $500 प्रति टन कर दिया गया है। पिछली बार MEP को $300 प्रति टन किया गया था। मानसून की बेरुखी के चलते खेतों से मंडी तक सब्जियों की आवक कम हो गई है। किसानों को उनकी सब्जियों के दाम पहले जितने ही मिल रहे हैं, वहीं कम आवक के चलते मंडी से लेकर कॉलोनियों तक सब्जियां महंगी हो गई हैं। दूसरी ओर गर्मी के दौर में हुई बारिश से हुए खराबी का असर इन दिनों आलू, प्याज और हरी सब्जियों पर दिखाई देने लगा है। शहर में इन दिनों आलू और प्याज 25 से 30 रुपए किलो तक में बिक रहे हैं। व्यापारी भी सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद कम बता रहे हैं। आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों ने इन दिनों आमजनों के अलावा सरकार की भी नींद उड़ा रखी है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी तेजी थम नहीं रही है। ऐसे में मानसून में हुई देरी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब हर साल सितंबर व अक्टूबर में आने वाली फसल अब 1 माह लेट यानी नवंबर तक आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने और उन्हें अन्य प्रदेशों को भेजने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च स्तरीय पैकिंग हाउस खोलेगी। सब्जियों को कोल्ड चेन के जरिए अन्य प्रदेशों तक पहुंचाने और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम इस पैकिंग हाउस में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय इसके लिए मंडी परिषद सहित उद्यान विभाग की मदद लेगा। अधिकारियों के मुताबिक सब्जी के संरक्षण, पैकिंग और उन्हें बाहर भेजने के लिए कुछ निजी कंपनियों ने भी मदद देने का आग्रह किया है। सहारनपुर से बड़ी तादाद में भारत के कई राज्यों के साथ खाड़ी देशों को आम का निर्यात होता है। सहारनपुर और उसके आसपास बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में सब्जी निर्माताओं के लिए पैकिंग हाउस की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद में मैंगो पैक हाउस लगा रखा है, जहां हॉट पेपर ट्रीटमेंट के जरिए आम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखा जा सकता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन योजना लागू होने के बाद फलों और सब्जियों के उत्पादन में बढ़त दर्ज की गई है। उसके उलट सब्जियों के निर्यात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी करने का वर्तमान सरकार का वादा पोल्ट्री, डेयरी और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देकर ही पूरा किया जा सकता है। बुंदेलखंड जैसे इलाकों में कई तरह की कम पानी की मांग वाली सब्जियों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यूरोप में प्रतिबंध के विपरीत इस साल भारत से अमेरिका के लिए 400 टन आम का निर्यात होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 42% ज़्यादा होगा। सरकारी एजेंसी एपिडा ने कहा है कि इस बार वहां से मांग अच्छी है। पिछले वर्ष यहां से 281 टन आम अमेरिका गया था। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक इस साल अमेरिका को आम का निर्यात 400 टन के आसपास होगा। वहां इसी माह से आम जाना शुरू हो रहा है और 10 दिन में 50 टन माल जा चुका है। आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए आम का निर्यात तेज होगा और देश के विभिन्न हिस्सों के आमों की खेप वहां भेजी जाएगी। गौरतलब है कि अमेरिका ने भारत से आम के आयात की शुरुआत वर्ष 2007 में की। वहां जाने वाला आम रेडियोधर्मी विकिरण के जरिए शोधित करके भेजा जाता है। विकिरण प्रक्रिया से कीड़ों का संक्रमण तो खत्म होता ही है, साथ ही फल का टिकाऊपन बढ़ जाता है। यूरोपीय संघ ने भारत के अल्फांसो आम में कीटों के संक्रमण के आधार पर इसके आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है। भारत सरकार और आम निर्यातक इस रोक को निरर्थक बताते हुए इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। भारत का कुल आम निर्यात
वर्ष 2014 में 60,000 टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि इसका घरेलू उत्पादन करीब 16 लाख टन रहने का अनुमान है। किसान भाइयों, आइए अब आपको जानकारी दे दें खेती के प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि निवेशों में सबसे महंगी सामग्री यानी रासायनिक उर्वरकों के सही होने के पहचान की। आज नकली और मिलावटी उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए सरकार तैयार है, फिर भी ये जरूरी है कि खरीदारी करते समय किसान भाई उर्वरकों की शुद्धता को मोटे तौर पर लेते समय ही परख लें। जैसे यूरिया सफ़ेद चमकदार लगभग समान आकार के दानों वाला होता है और पानी में पूरी तरह घुल जाता है। बात अगर डीएपी की करें तो इसके कुछ दानों में चूना मिलाकर रगड़ने पर तीखी गंध आती है, जिसे सूंघना असहनीय होता है। सुपर फास्फेट का दाना भूरा, काला, बादामी रंग वाला और महीन चूर्ण के जैसा भी होता है। इसे गर्म करने पर इसके दाने फूलते नहीं हैं, जबकि डीएपी और अन्य उर्वरकों के दाने फूल जाते हैं। इसी तरह जिंक सल्फेट को देखें तो डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना अवशेप बन जाता है। पोटाश खाद के कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं और पानी में घुलने पर खाद का लाल भाग पानी में ऊपर तैरता रहता है। किसान भाइयों, इसी तरह जांच पड़ताल करके आप मिलावटी और नकली उर्वरकों से अपना और अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो ये थे कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के मंडी भावों की। मंडी भावों में सबसे पहले नजर सरसों के भावों पर। कासगंज की मंडी में सरसों 3,120 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 3,010 रुपये, जसवंत नगर में 3,130 रुपये और इटावा में सरसों का औसत भाव 3,260 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो कासगंज की मंडी में चावल 2,170 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 1,980 रुपये, जसवंत नगर में 1,990 रुपये और इटावा में चावल का औसत भाव 1,940 रुपये प्रति कुंतल देखा गया। गेहूं के औसत भावों की बात करें तो कासगंज की मंडी में गेहूं 1,470 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 1,445 रुपये, जसवंत नगर में 1,430 रुपये और इटावा की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,440 रुपये प्रति कुंतल रहा। फलों में केले के औसत भाव को देखें तो कासगंज की मंडी में केला 1,670 रुपये प्रति कुंतल, जौनपुर में 1,780 रुपये, जसवंत नगर में 1,860 रुपये और इटावा की मंडी में केला 1,770 रुपये प्रति कुंतल के औसत भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के प्रमुख कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। आपसे फिर होगी मुलाकात हमारे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी।
अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भाई बहन रहते हैं उनकी जीविका का मुख्य साधन पशुपालन एवं खेती है। लेकिन खेती योग्य भूमि तो सीमित है, तो इसलिए जो महत्व बढ़ जाता है पशुपालन का। अब पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन हमारे किसान बहन भाइयों की, हमारे पशुपालक बहन भाइयों की चिंता तब बढ़ जाती है जब पशुओं में कोई रोग हो जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि पशुओं में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं पशुओं में होने वाले रोग एवं बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पशुपालन निदेशालय लखनऊ के उप निदेशक डॉक्टर वीके सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि मौसम भी परिवर्तित हो रहा है और बारिश भी प्रारंभ हो गई है, ऐसे में हमारे जो पशु हैं उनमें किस तरह के रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है? ठीक है, आपने हमारे प्रदेश में 6 करोड़ 93 लाख पशुधन है, लेकिन मौसम के परिवर्तन के साथ साथ दिक्कत ये आती है कि जिस तरह की उमस बढ़ जाती है, जैसे आपने कल से देखा वर्षा हुई, उमस बढ़ गई और तापमान में जो वृद्धि है 39-38 के आसपास, ये बहुत ही उचित माध्यम होता है हमारे बैक्टीरिया और जीवाणु के लिए बढ़वार करने का। तो इसमें हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें अगर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे तो बीमारी हमारी पशु को प्रभावित करेगी और जिससे कि हमारा उत्पादन भी प्रभावित होने के साथ साथ पशु भी मर सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें कौन कौन से रोग होने की संभावना होती है? जी, इसमें देखिए, इस मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है इसमें प्रमुख रूप से हमारे 4 रोग हैं, जिसमें एक है खुरपका मुंहपका रोग, दूसरा कहलाता है गला घोटू रोग, तीसरा है लंगड़िया बुखार या जिसे ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं, और अंतिम और चौथा प्रमुख रोग है जो भेड़ बकरियों में काफ़ी होता है, जिसे PPR रोग कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुरपका मुंहपका बताया, इसके मुख्य लक्षण क्या क्या है? देखिए, जैसे इसके नाम से प्रकट हो रहा है, खुरपका और मुंहपका ये प्रभावित करता है, ये विषाणु जनित रोग है और ये खुर को प्रभावित करता है। जो खुर का जो भाग कटा हुआ होता है वहाँ पर ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे खुर को भी गला देता है। इसी तरह से मुंह में, जीभ के ऊपर आप छाले पड़ जाएंगे, दांतों के अंदर छाले पड़ जाते हैं और वो छाले जो पहले दिन पड़ते हैं तीसरे दिन फट जाते हैं। छाला फटने से पशु चारा उठाने में असमर्थ हो जाता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। इस अवस्था में पशु का दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है और पशु की दूध कम होने से पशुपालक आर्थिक रूप से कमजोर समझता है। जी, यानी पशु अगर चारा नहीं खा रहा है तो आप उसका निरीक्षण करें, कहीं मुंह पका रोग तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर इसके रोग का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? अगर खुर पका मुंह पका हमें पता लग गया कि इसमें ये रोग है, तो इसका नियंत्रण कैसे करें? देखिए, जब पता लग गया आपको, एक तो इसमें बुखार होगा 104 डिग्री के आसपास, दूसरा आपने देखा खुर में भी इन्फेक्शन है और मुंह में भी है, पशु चारा नहीं उठा रहा है और अगर दाने पड़े हुए हैं तो संभावित रूप से ये बीमारी हो सकती है। तो इस अवस्था में आपको अपने तुरंत ही निकटवर्ती पशु चिकित्सालय को संपर्क करना चाहिए और तब तक के लिए जो ये लाल दवा आती है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, जो गाँव में पानी को स्वच्छ करने के भी काम आती है, तो इसका 1% विलयन से खुर को साफ कर लें और इसी तरह से जो फिटकरी एलम कहलाता है उससे भी साफ कर सकते हैं अगर वहाँ पर ना हो। और ये दोनों चीज़ नहीं मिले तो फिनाइल का फाहा बना के खुर में लगाया जा सकता है और ग्लिसरीन को मुंह में लगाना चाहिए, एक रुई में लपेट के डिप करें उसे और जहाँ जहाँ दाने हैं उसके ऊपर ग्लिसरीन लगा लें, जिससे कि वो
ठीक हो जाए। जब डॉक्टर साहब आएंगे उसका उपचार करेंगे। लेकिन सुनील भाई, एक बात हम आपके माध्यम से किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि हम लोग ऐसा उपाय करें कि ये बीमारी हो ही नहीं जी। तो उसके लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है कि अगर इन पशुओं का टीकाकरण हम लोग इस समय करा लेते हैं, ये साल में 2 बार लगवाया जाता है। अच्छा। 6 महीने इसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है। एक अभी लग गया और अभी हमारे पश्चिमांचल यूपी में हम लोगों ने FMD-CP का एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें कि ये निःशुल्क टीकाकरण भी कराया था। और अब किसान भाइयों को और भी अच्छा है कि ये टीका जो है, इसका जो टीकाकरण शुल्क लगता था 2 रुपये प्रति पशु बड़े में, वो भी अब निःशुल्क कर दिया तो गया है। बारिश प्रारंभ होने से पहले टीकाकरण करवा लेना चाहिए अगर बारिश में जो बीमारी होती हैं पशु में उनसे बचना चाहते हैं बचने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने दूसरी बीमारी बताई थी गला घोंटू जी, तो ये क्या विषाणु जनित है और कैसे फैलती है? हाँ, ये देखिए, ये हमारा जीवाणु जनित है। जीवाणु जनित हाँ, ये बैक्टीरिया से होता है। और ये बीमारी जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, गला घोंटू, गले में घुटन होती है जिससे कि पशु सांस लेने में घुर घुर की आवाज़ भी करता है। इसलिए पश्चिमांचल में इसको घुर का रोग भी कहा जाता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है पार्शियोला मल्टोसिडा, वो सांस नली के दोनों तरफ जो मांस है उसमें बढ़वार करता है। तो उसके कारण सूजन आती है और सांस नली अवरुद्ध हो जाती है, मुंह से लार टपकती है और इसमें भी 106 डिग्री तक बुखार चला जाता है। और ये रोग में एक बहुत बड़ी भयावहता है कि अगर इसमें 100 पशु प्रभावित होते हैं और उपचार न किया जाए 24 से 36 घंटे के अंदर, तो उसमें से 90% पशु की मरने की संभावना रहती है। तो हाई मोर्टेलिटी इस बीमारी में है, तो तुरंत ही इसको चिकित्सालय को दिखा के इसका लाभ कराएं। और ये लक्षण जैसे ही मिलते हैं तो ये देखें, और थोड़ा सा भी विलम्ब होगा तो सांस नली से जो झाग निकलता है फिर उसमें खून आना भी शुरू हो जाता है और तब पशु का उपचार कराने के बाद उसके बचने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक पशु से दूसरे पशु में भी फैल सकता है? बिल्कुल, ये संक्रामक रोग है। जैसे कि एक चारागाह में जैसे कि चरने पशु गया, एक ही जगह से खा रहा है, उसकी लार टपक गई, उसी जगह दूसरी जगह से पशु ने घास खाई, उसको बीमारी हो जाएगी। या पशुशाला में एक ही बाल्टी से पानी पी रहा है तो भी ये संक्रमण दूसरे स्वस्थ पशु में ये फैल जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है कि अस्वस्थ पशु को अलग से चारा पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर आपके पास एक ही बाल्टी है घर में पानी पिलाने के लिए, तो पहले स्वस्थ पशु को पानी पिलाइए, उसके बाद अस्वस्थ पशु को पानी पिलाएंगे, तो उसका संक्रमण अन्य पशुओं में फैलने की संभावना नगण्य के समान हो जाएगी। अच्छा, गला घोंटू पर नियंत्रण के लिए हमारे पशुपालक बहन भाई और क्या करें डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छे पशु जो हैं, ज़्यादा दूध देने वाले, उनको चरागाह में न ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर जाने से कंटेमिनेशन फैलता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे आप जानते हैं कि उपचार से बचाव बेहतर है, तो टीकाकरण जो मैंने उस बीमारी के लिए कहा था वो भी इसमें है कि इसमें 2 तरह के टीके होते हैं। एक तो वैक्सीन कहलाती है एलएम प्रेसिपिटेटेड, उसकी 6 माह की रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है और वो भी मानसून से पहले ही लग जाना चाहिए। तो किसान भाई हमारे अपने आप प्रयास करके भी चिकित्सा अधिकारी से मिलकर और अपने गाँव में अपने पशुओं को टीका पहले लगाने का प्रयास कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। दूसरी एक वैक्सीन आती है ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन, उसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता 1 साल की होती है। तो वो जो हमारे संकर पशु हैं जो ज़्यादा अच्छे दूध उत्पादन क्षमता रखते हैं, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि वो ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन को प्रयोग करें। और हम लोगों के भी जो शासकीय वहाँ भी ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन का ही प्रयोग किया जाता है। पीपीआर ये क्या है और इसके लक्षण क्या है? ये देखिए, पीपीआर एक बहुत ही भयानक रोग है भेड़ और बकरियों का। इसके प्रमुख लक्षणों में जैसे कि दस्त होते हैं, आरपी बीमारी में पोंकनी रोग में हुआ करते थे, उसी तरह से आप जानते हैं बकरियां मैंगनी करती हैं, लेकिन वो भी दस्त करती हैं, नाक से पानी गिरता है उनके और उसमें भी बुखार 103 से लेकर 104 के बीच फ़ारेनहाइट रहता है। तो फिर पशु स्वस्थ होता है और चारा उठाना बंद कर देता है। और इसमें भी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो इसमें भी पशु काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं। तो इसलिए इसमें टीकाकरण भी कराएंगे आप पीपीआर का, और जो अच्छी जगह से अगर आप क्रय करके पशु लाते हैं तो ये टीका लगा हुआ मिलेगा वहाँ से। तो पशु जब भी क्रय करें अच्छे स्थान से करें जहाँ से आपको पता है कि वहाँ पर ये कौन कौन से टीकाकरण वहाँ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये पीपीआर के बारे में बताया, इसमें भी टीकाकरण? हाँ बिल्कुल, पीपीआर का वैक्सीन बनता है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों में अक्सर ये भ्रांति होती है कि टीका लगवा लेंगे तो पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, क्या ये सही है?
ये बिल्कुल आपने सही पूछा प्रश्न। भ्रांति है, मैं भी चाह रहा था कि पशुपालक हमारे जागरूक और लोगों को करें कि ये भ्रांति होती है कि लोग कहते हैं कि हमारा दूध सूख जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह और शाम के समय टीकाकरण कराएं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टीका लगवा लेंगे, अभी ज़रूरत क्या है, पशु बीमार ही नहीं है। तो पशु बीमार होने के बाद टीके की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहले ही आवश्यकता है, ये बात जान लें। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप फूलों की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, तो कौन कौन सी फूलों की खेती आप करते हैं? जरबेरा जो पॉली हाउस में हो, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, उसमें जरबेरा करते हैं। और ओपन में हम ग्लैडुलस है और रजनीगंधा की खेती करते हैं। ये कैसे करते हैं आप? पॉली हाउस में खेती कैसे करते हैं? पॉली हाउस में तो हम जरबेरा की खेती करते हैं। इसके लिए तो हमें पॉली हाउस बनाना होता है और इसमें हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करने रहता है, सबसे ज़्यादा होता है कि जब गर्मियों में 40-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उस समय हमें टेम्परेचर करीब 38-35 के करीब में लाना रहता है। पॉली हाउस कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ इतने इतने से फूल लगे हैं, तो जाहिर है कि जमीन इस तरह से नहीं होगा, क्यारियां बनाई गया 10 बनाई। हम सिस्टम जानना चाहते हैं कि आम किसान भाई, चूंकि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों को पता चले कि आप कैसे बनाते हैं, पॉली हाउस कैसे बनाया जाता है। पॉली हाउस का निर्माण तो हमारी जो पॉली हाउस की निर्माण कंपनियाँ करती हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। ये सब GI पाइप का जो स्ट्रक्चर है, वो उसके ऊपर ये पॉलीथीन पॉलीशीट डाली गई है, वो कंपनी बना के देती हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी को जो है जरबेरा के हिसाब से तैयार करते हैं और उसके बाद हम उसमें पौधा लगाते हैं। ये मिट्टी तैयार करने किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? ये मिट्टी हमारी जो जरबेरा के लिए जो रिक्वायरमेंट मिट्टी होती है, वो मिट्टी हम बाहर से लाते हैं। उसके बाद हम इसमें गोबर की खाद, धान की भूसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद ये हम इसका एक पूरा मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बेड बनाते हैं। और बेड बनाने के बाद जब हमारी बेड तैयार हो जाता है, तो हम इनको फ्यूमिगेशन करते हैं मिट्टी का। और फ्यूमिगेशन करने के बाद उसके हम 1 हफ्ते के बाद हम उसमें प्लांटिंग करते हैं। आपने कहा कि मिट्टी बाहर से लाते हैं। जी। बाहर से मिट्टी क्यों? यहाँ जो मिट्टी होती है वो काम नहीं आ सकती? नहीं, जरबेरा जो एक पौधा है, ये बेसिकली पौधा हॉलैंड का है। तो जो मिट्टी जरबेरा को रिक्वायरमेंट होती है, वो मिट्टी हम आसपास के ही खेत से लेते हैं। कि जो हमें सैंपल कोई इसका pH हमें देखना होता है कि किस pH की मिट्टी हो। तो अगर इस खेत में इस pH की मिट्टी नहीं है, तो हमें दूसरे मतलब खेत से मिट्टी लानी पड़ेगी। और ये बेड हमें ऊंची बनानी होती है कि 2 फीट की है, 60 सेंटीमीटर ऊंची बेड है। तो इसके लिए हमें मतलब अलग से मिट्टी लानी पड़ती है। आम किसान भाई अगर जरबेरा की खेती करना चाहता है, जी, तो उसे क्या करना चाहिए? आम किसान अगर जरबेरा खेती करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले तो पॉली हाउस का निर्माण करना है। और पॉली हाउस का निर्माण करने के बाद फिर उसको जो प्रक्रिया है मतलब जरबेरा लगाने का, मान लीजिए हमने टिश्यू कल्चर के पौधे मंगाए जी और लगा दिए। जी। लगाने के बाद क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है? लगाने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि हमें उसमें कोई बीमारी ना आने पाए, तो या कोई फंगस का अटैक ना होने पाए। तो उसके लिए हम टाइम पे जो है फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा पानी का भी रहता है कि हमें पानी किस हिसाब से देना है। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं होने पाए, नहीं तो पौधा सूखने लगेगा और फंगस आने लगेगा। ये जानकारियाँ आपको कहाँ से मिलती है कि ये जानकारी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? ये जानकारियाँ तो हमने जो जहाँ पहले पॉली हाउस थे, तो वहाँ पे मैंने जाके उन लोगों से, किसानों से किया। और हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमें मदद की, जो है कंपनी वाले जिन्होंने पावर सप्लाई करते थे वो, तथा जो हमारा जो उद्यान विभाग है, इनके जो लोग साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग आते हैं, वो भी समय समय पे हमें जो है जानकारी देते रहते हैं। पौधा आपने लगा दिया, पेड़ों को देखा, सिंचाई की क्या व्यवस्था होती है? इसमें हमारी सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई होती है। ड्रिप द्वारा हम हर पौध के पास पानी जो है जाता है और उसी ड्रिप से ही हम उसके पौधे को फर्टिलाइजर भी देते हैं। कि आम किसान भाई करना चाहे तो हमारा उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तरफ जी अभियान छेड़ रखा है कि इस तरह की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। तो आपको किस तरह की मदद मिली है उद्यान विभाग से? तो 2009 में मेरा पहला पॉली हाउस बनाया था, जो उद्यान विभाग ने मुझे जो है मतलब प्रेरित करके बनवाया था, जो शायद यूपी का पहला पॉली हाउस था जिसमें जरबेरा की खेती मैंने शुरू की थी। 1000 वर्ग मीटर था। उसमें मुझे 50% अनुदान जो है उद्यान विभाग ने दिया था और काफ़ी मतलब प्रोत्साहित भी मुझे किया। उसी से प्रेरणा लेके अभी मैंने फिर 3000 वर्ग मीटर का और पॉली हाउस बनाया है,
जो इसी साल अभी बना है। तो काफ़ी मदद उद्यान विभाग से हमें मिलती है, समय समय पे गाइडेंस मिलता है, अधिकारी लोग आके विजिट करते हैं, जिससे काफ़ी मेरा मार्गदर्शन होता रहता है। हम अपने पढ़े लिखे नवयुवक भाइयों से आपके माध्यम से अपील कर सकते हैं कि अगर नौकरी नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान विभाग और साथ में आप भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जो किसान मतलब जो नौकरी की तलाश में मतलब शहर गांव छोड़ के शहर की तरफ भटकते हैं और गांव में मतलब अपनी खेती ना करके जो शहर में नौकरी या कुछ करते हैं, उनसे मैं अपील यही करूँगा कि वो अपने गांव की तरफ आएँ और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जुड़ें। फूलों की खेती है, उसमें और भी कई मतलब व्यावसायिक खेतियाँ हैं जो करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। काफ़ी जो है ज़्यादा मतलब मुनाफा है और एक अपना जीवन स्तर काफ़ी सुधार सकते हैं। और अगर ये हमारे गांव में आर्थिक स्थिति देखना है तो हमारे गांव के और किसानों से अगर आप लोग मिलना चाहें तो आप उनसे संपर्क करें। देखिए कितना उन लोगों की आर्थिक स्थिति आज से 10 साल पहले क्या थी और आज क्या थी, कितना बदल गई है।